तो हमारे पास आज एचटेट 2020 का लेवल 3 फिजिक्स का पेपर है। इसका पार्ट 1 हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 91 में एक हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। देन अकॉर्डिंग टू द बोस मॉडल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड बाय। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो ग्राउंड स्टेट है हाइड्रोजन एटम की, उसमें उसके पास कितनी एनर्जी होती है। तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी होती है हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, एंड इसको हम बोलेंगे E1, बिकॉज ग्राउंड स्टेट जो है n=1 होता है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो उसको याद रखना होगा कि n=0 कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ग्राउंड स्टेट को ही हम n=1 बोलते हैं। उसके बाद n=2 होता है, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है। ओके, n=3 हो गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सो यहाँ पर जो हमारा एटम है हाइड्रोजन का, वो हमारा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब हाइड्रोजन एटम यहाँ ग्राउंड स्टेट में था कहीं, उसने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद ऑब्वियसली बात है वो कुछ एक्साइटेड एनर्जी लेवल में गया होगा, तो उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की। एब्जॉर्ब करी हुई एनर्जी थी वो आपकी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो वो कुछ ये एक्साइटेड स्टेट में गया है। आई डोंट नो विच एक्साइटेड स्टेट इट इज़, राइट। सो लेट अस सपोज दिस इज सम nth state, right? Or En is the energy level of this nth state, right? So excited state में जाने के बाद जो एनर्जी होगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी होगी। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि उसने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब किए, तो हमारे पास एनर्जी कितनी आ गई, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये एनर्जी हमारे पास इस एटम के पास होगी, यहाँ पर है जो। अब हमारे पास इसको हमने बोला En, ओके, कि हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये कुछ nth स्टेट है जिसमें ये एटम जो है गया है। आपके पास इसके पास एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब nth स्टेट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n²। सबको पता है ये फॉर्मूला, En = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n², विच इज़ इक्वल्स टू कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स विल कैंसल आउट दिस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 4. So you are getting n² equals to 4. So n will be equals to 2. नेगेटिव वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसका मतलब क्या है कि n = 2 वाली स्टेट में गया है, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया है ये आपका। तो हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है उसमें एंगुलर मोमेंटम कितना था, क्योंकि हमसे ये पूछा गया ना यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना इंक्रीज़ हुआ है इलेक्ट्रॉन का, है ना। जो हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन था उसका एंगुलर मोमेंटम कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो ग्राउंड स्टेट में एंगुलर मोमेंटम कितना था, n × h²। दिस इज़ द फॉर्मूला, बिकॉज बोर ने बोला था ना एंगुलर मोमेंटम इज़ क्वांटाइज्ड। n(h) वहीं से आता है, NH/2π होता है, जो H/2π को हम h² बोलते हैं, राइट। सो अब आपका सेकेंड वाली स्टेट में है, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है ना। सेकेंड वाले एनर्जी लेवल में है, तो यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू इसमें 1 डाल दीजिए आप। ये n के लिए जो फॉर्मूला था NH², तो हमारे पास L2 जो होगा वो होगा 2h², ओके। एंड फ्रॉम दिस ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑल्सो, L1 = 1h², दैट इज़ h² ओनली। सो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में इंक्रीज हुआ है वो कितना होगा, L2 - L1। दिस इज गोइंग टू बी द इंक्रीमेंट, राइट, ओके। सो 2h² - h², so you will get only h². So h² value is how much, this is 1.6 or 1.05 precisely. So this is not 1.6, 1.05 into 10⁻⁻34 joule second, okay. So this is the increased amount in the angular momentum of the electron. So first option is correct here, okay. सो आपको h की वैल्यू याद है ना सबको, 6.6 × 10⁻⁻34, उसको आप 2π से डिवाइड कर देते तो यू गेट दिस नंबर, राइट, ओके।
Now let us see the second question. So we have second question here. A particle is confined to one dimensional infinite potential well. वन डायमेंशनल इनफाइनाइट है पोटेंशियल वेल दिया हुआ है जिसकी वॉल्स आपको बताई गई हैं x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए है. तो ये हमारे पास कुछ हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल मान लिया है. ठीक है, अब ये आपका वन डायमेंशन है, मीन्स जो पार्टिकल है दैट इज़ कन्फाइंड ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी वन डायमेंशन यानी एक्स के अलॉन्ग ही वो कन्फाइंड है. राइट, तो लेट अस नाउ नेम दीज बाउंड्रीज. इसको हमने बोल दिया x इक्वल्स टू माइनस ए वाली पोजीशन है. राइट, ये और ये x इक्वल्स टू प्लस ए वाली पोजीशन है. राइट, सो जो लेंथ है बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ दिस इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल वो कितनी हो गई 2a. सो जो L की वैल्यू है दैट इज़ हमारी 2a है. ओके, इसके अंदर वो पार्टिकल कन्फाइन है. राइट, सो वेन एवर वी आर गिवन विद वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो एनर्जी होती है उस पार्टिकल के पास में nth स्टेट के अंदर वो होती है हमारी n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2 एंड नीचे होता है मास ऑफ दैट पार्टिकल इनटू लेंथ का स्क्वायर. So here the length is 2a, so I'm going to put 2a here. Okay, so En जो है इसके लिए यहाँ पर ये होगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी 4a स्क्वायर, 4 2 8, so it is 8m a square. Okay, so this is going to be the energy of the particle in the nth state. Okay, बट हमारे को अभी इसका यूज़ कहाँ पे करना है वो समझना होगा. और साथ में हमें ये बोला गया कि एनर्जी आइगन वैल्यू जो है पार्टिकल के पास में वो है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब हमें ये नहीं बताया कि वो कौन सी स्टेट में है पार्टिकल, मतलब एन की वैल्यू अभी नहीं हमें पता नहीं है यहाँ पर. ठीक है, अब बोला है कि एनर्जी वैल्यू के साथ में एनर्जी आइगन वैल्यू के साथ में आइगन फंक्शन भी हमें दिया हुआ है. तो आइगन फंक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो नोड है, एक ये नोड है और एक ये नोड है. तो ये दो नोड्स हैं आपके, ये तो आपके वॉल्स पर ही हैं. तो वॉल्स वाले नोड को हम कंसिडर नहीं करते. सो देयर इज़ वन नोड. राइट, सो जब कभी भी आपको नोड पता लग जाए, ठीक है, तो जब कभी भी आपको नोड पता लग जाए कि कितने हैं, तो आपको पता लग जाता है कि कितना इसके अंदर ये आइगन वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है. ठीक है ना. तो अब हमारे पास यहाँ पर जैसे आप देखो कितने टोटल हमारे पास हैं 3 हैं, 3 नोड्स हैं. तो 3 - 1 करेंगे तो 2 आ गया. तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर n की वैल्यू हमारी कितनी होगी 2. सो हाउ टू फाइंड आउट द नोड को पता लगाने का तरीका क्या है, आप क्या करो, सबसे पहले देख लो कि कहाँ पर आपकी ये लाइन जो है इसको ये ग्राफ जो है वो कट कर रहा है. सबसे ईजी तरीका है. और ये आपके नोड्स हैं. ठीक है, जो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, ये नोड्स. तो ये नोड्स हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ नोड्स आर हेयर 3. सो हमने क्या करना होता है 3 - 1, सो हेयर इट इज़ कमिंग आउट टू बी 2. सो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है. तो हमें ये बताई कि ये जो एनर्जी आइगन वैल्यू वो E2 की बताई हुई है. ओके, तो 2 E2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है. ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए. अब हमसे ये पूछा है लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. तो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी तो हमेशा ग्राउंड स्टेट में होती है, सबको पता ये बात है ना. तो यानी E1 की वैल्यू हमें पता करनी है, सिंपल हमसे ये पूछ रहा है वो. ठीक है ना, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी जो पार्टिकल की वो ग्राउंड स्टेट में ही होगी. तो आइए अब इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं थोड़ा सा. अगर यहाँ पर हम E2 लिखें तो क्या होगा 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर. राइट, और E1 क्या होगा ग्राउंड स्टेट के लिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा. सो दैट इज़ पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर. राइट, so this part is similar here, right? So you can write here from this equation E2 would be equals to 4 times E1. okay, so यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में आप E2 की वैल्यू डाल दो. अब
हमारे पास ये आया ना अभी E2 इक्वल्स टू 4 E1, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ E2. 4 electron volt equals to 4 times E1. So you can cancel this 4 here. So E1 is coming out to be 1 electron volt. So the fourth option is correct here. So this is the lowest possible energy of the particle. Now let us see the next question. This is question number 93. Okay. So here you have been given a super tanker, basically a ship here filled with ऑयल, जिसके पास टोटल मास आपको दिया हुआ है. तो हमारे पास एक शिप है जिसके पास टोटल मास है, यानी कि m की वैल्यू है हमारे पास 10.2 इंटू 10⁸ kgs. ओके, दिस इज द वैल्यू गिवन टू यू. इफ द डायमेंशंस ऑफ द शिप आर सेम एज दोज ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, 250 meters long, 80 meters wide, 80 meters high. So you have a rectangular box जिसके कुछ डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं, और वो बोला है कि इसकी डायमेंशन और शिप की डायमेंशन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, राइट. सो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है. अब वो बोला है कि डिटरमाइन हाउ फार द बॉटम ऑफ द शिप इज़ बिलो सी लेवल. ओके, लेट अस सी कि ये जो है हाउ फार फ्रॉम द बॉटम, दिस इज द बॉटम, ओके, ऑफ द शिप इज़ बिलो द सी लेवल, राइट. सो सी लेवल ये है आपका, दिस इज द सी लेवल, लेट अस सपोज. तो ये जो है इससे कितना नीचे, राइट. सो दिस इज व्हाट इट इज आस्किंग, राइट. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स गिवन है. तो ये हमारे पास कितना है, हमारे पास इस बॉक्स की जो लेंथ है वो 250 मीटर्स गिवन है, मतलब एज सिमिलर ऑफ दैट ऑफ द शिप, राइट. एंड वाइड जो है यानी कि इसकी बात हो रही है, राइट. सो ये वाला जो है आपको कितना गिवन है यहाँ पर, ये आपको गिवन है 80 मीटर्स, राइट. अब हाइट जो है दैट इज़ ऑल्सो गिवन एज 80 मीटर्स, बट यहाँ पर उसका हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो ये वाली हाइट पता करनी है. ये कुछ h डैश हम ले लेते हैं जो बिलो द सी लेवल है, राइट. हमें ये वाली हाइट पता करनी है यहाँ पर. अब हमें ये पता होना चाहिए कि बायंट फोर्स जो होता है, सो बायंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है. बायंट फोर्स सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, वो क्या होता है, वेट ऑफ द शिप के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ये बैलेंस्ड है, इट इज़ नॉट सिंकिंग, राइट. एंड बायंट फोर्स होता क्या है, बायंट फोर्स जो होता है आपका वो क्या होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड होता है. तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं. सो वेट ऑफ द शिप के हमने इक्वल डाल दिया पहले, ओके, बिकॉज दिस इज इन इक्विलिब्रियम, राइट. सो बायंट फोर्स इज वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड weight of the displaced liquid, which is equals to weight of the ship. Okay, अब weight of displaced liquid हमें पता करना है. तो मीन्स जो ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन ये अंदर गया होगा, राइट, उतना ही हमारा डिस्प्लेस हुआ होगा लिक्विड, राइट. सो इसका जो वॉल्यूम है वही हमारा यहाँ पर होगा. तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के लिए हम क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर और सी वाटर बेसिकली, राइट. डेंसिटी ऑफ वाटर मीन्स सी वाटर हियर, राइट, इनटू जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है किसका, लिक्विड का, जो ये लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है वो यहाँ पर लिख रहे हैं, इनटू जी, which would be equals to mass into g, right. This mass is the ship's mass, right, which is given us. Okay, so now you can cancel this g. Okay, so from here we can calculate v displaced, which is equals to mass upon density of the sea water. Okay, so that will come out to be 10.2 into 10 की power 8 divided by 1020. Okay, now the volume of the displaced liquid is going to be, this is going to be the volume, right. I have just shaded this portion with the red, right. 250, right, very good, into h dash, very good, into this wide or width of this, right, that is 80, right.
So let us write it here, 80 into 250 into h dash, which is equals to this number, right? So this is how much? This is 10.2 into 10 raised to the power 8 upon 1020. So I'm bringing one more 0 here by removing this decimal here. Okay, so now let us calculate the value of h dash. Okay, so this is again here 2 zeros here, right? So I'm cancelling these 2 zeros, right? And here also we have 2 zeros, right? So these 2 zeros will come here, 10 raised to the power 4. So it is going to be 10 raised to the power 4 here now. So 102 will be cancelled, right? So 10 raised to the power 4 means 100 into 100, right? So this is 25 fours are 100, right? So this is 4 twos are 8, right? And this will come here. So 100 upon 2, that is 50. So 50 meter is the answer. So first option is correct here. Okay, so let us see the next question now. Okay, so this is also a good question, and it is asked from the oscillation part. Okay, so here the damped oscillations are happening, and the equation is also given to you, the damped harmonic oscillator, which is described by this equation. You must be knowing this equation, right? So here in this equation, you can see here this portion, this b into dx upon dt. This is the linear damping force. This is linear damping force. Okay, and this kx is the spring force. And this is the normal force. Here it is dt, right? So this is the normal force, m into a, right? This is dx upon dt. This is velocity, right? Okay, so here you have been given the mass in grams, right? So first of all you need to convert that into kgs. 250 gram will be equals to 0.25 kgs. Okay, the next is b value is given to you in gram per second, so you will convert that into kilograms per second. So that's again going to be 0.07 kg per second, right? Okay, now it takes the time it takes for the amplitude of the damped harmonic oscillator to drop half of its initial value. So basically what happens here is, so when the damping happens is, so the amplitude reduces in each oscillation. You can see the damping here. So amplitude is getting reduced, right? So it gets reduced by some constant, or you can say coefficient, that is called as damping coefficient, which is represented by gamma. Gamma is b upon 2m. So this is called as damping coefficient. This is damping coefficient. Okay, so here in this question, let us suppose initially the amplitude was some a naught. Okay, so when will it become half? Okay, this is the question, right? So at any instant of time t, the amplitude is written as a naught, the initial amplitude, right, into e raised to the power minus b upon 2m, which is the damping coefficient, right, into t. So by this factor the amplitude reduces. Okay, so at would be a naught upon 2 as per the requirement of the question, because it is asking half of its initial value, right? So a naught equals to, a naught into b raised to the power, e raised to the power minus b here is 0.07, okay, into t that we need to calculate 2m. m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.25. okay, so you can write here
0.25. Okay, so a naught can be cancelled. So here we have 1 by 2, here we have minus sign, so we can reciprocate, right? So reciprocal करने के बाद में इसको क्या मिलने वाला है, ये तो 2 हो जाएगा, right? This 2 will be equals to e raised to the power, this will become positive, right? So it is 0.07t upon this is 0.50. Okay, so this is, we are going to take the logarithm on both the sides. This is going to be natural log of 2, and here it will come directly, right? Because natural log of e is 1, right? So it is going to be 0.07t upon 0.50. Okay, so the t value would be 0.50 into log 2, natural log 2, which is 0.6391. जिसको नेचुरल लॉग 2 का वैल्यू याद नहीं है वो यहाँ नोट कर लें, 0.6391. आई एम यूजिंग दिस वैल्यू हियर अपॉन 0.07, राइट? So when you will be calculating this number, please do calculate this number. You will get after multiplication t equals to, in approximation it is going to be 4.9 seconds by the calculator you will get. So the answer, correct answer would be 5 seconds. It will be roughly around 5 seconds. Okay, so let us see the next question now, which is the 95th question. So here the chandelier means झूमर है आपके पास. Chandelier is suspended from the ceiling by 4 vertical steel wires. So the chandelier is some kind of chandelier is here. So chandelier's shape is not defined here, right? So generally झूमर जो है वो सर्कल से टाइप के होते हैं, तो मैंने कुछ ऐसी chandelier की शेप बना लिया. There are 4 vertical steel wires, right? एक वायर ये है आपकी स्टील की, right? दूसरी वायर ये है, इससे ये हैंग किए हुए हैं, right? किसको? शैंडिलियर को, right? यहाँ पर एक सीलिंग है जिसमें ये सारे के सारे वर्टिकल रॉड्स स्टील के अटैच्ड है, वर्टिकल वायर्स और हैं यहाँ पर. सो एक पर्टिकुलर वायर को की हमें डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है. ईच वायर हैज़ अनलोडेड लेंथ. अनलोडेड मीन्स जब यहाँ पर शैंडिलियर को हैंग नहीं किया गया, तो शैंडिलियर जब हैंग नहीं किया, इसकी जो लेंथ है वो आपकी 1 मीटर है, और इसका जो डायमीटर है इस वायर का वो आपका 2 mm है. ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन. ईच बियर्स एन इक्वल लोड. अब ये भी बताया गया है कि सबके ऊपर जो है इक्वल लोड लग रहा है. तो ये शैंडिलियर जो है, ये शैंडिलियर में कुछ यहाँ पर और भी चीज़ें होंगी अटैच्ड इसके अंदर पूरा ये, और इसका जो मास है वो कुछ m हम एज्यूम कर लेते हैं, वो गिवन भी है यहाँ पर 20 kgs. सो इट्स से यहाँ पर इसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो विच इज़ mg मीन्स 20 × 10, बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया हमसे 10 यूज़ करने के लिए, राइट? सो दिस इज़ 200 न्यूटन. सो इतना वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. सो इन ईच वायर देयर विल बी अ टेंशन, और बाय द सेम अमाउंट द टेंशन विल बी देयर, बिकॉज इक्वल लोड है, बोला है ना यहाँ पर ईच बियर्स इक्वल लोड, राइट? और दूसरी बात मटेरियल भी सेम है. चारों वायर जो है आपकी वर्टिकल स्टील वायर्स ही हैं, तो एज सच कोई डिफरेंसेस नहीं आने वाले. तो 4T जो है, यानी कि चारों टेंशन्स जो हैं वो मिला करके किसके इक्वल होंगी? mg के इक्वल होंगी, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस्ड है. तो यहाँ से हमारे पास टेंशन निकल के आती है. ये टेंशन ही जो है यहाँ पर मेजर रोल प्ले कर रही है. mg/4 विच इज़ 200 न्यूटन अपॉन में 4, विच इज़ 50. ओके, सो 50 न्यूटन ऑफ टेंशन इज़ देयर इन ईच वायर. तो अब इस वायर के अंदर हमारे ऊपर जो है टेंशन लगती है कितनी? 50 हर वायर के अंदर. तो वो यही तो बोल रहा है, व्हेन द शैंडिलियर इज हंग द स्ट्रेच इन ईच वायर इज अप्रॉक्सीमेटली. तो अब जब टेंशन लग रहा है इसमें, ठीक है, 50 न्यूटन का, बैलेंस्ड है, ठीक है, और नीचे से भी इसके ऊपर वेट मिला होगा, ठीक है, तो इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है
वो इसकी लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, राइट। तो इसकी लेंथ जो इंक्रीज़ हो रही है, हमारे पास यहाँ यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है क्योंकि ये स्टील की वायर है। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, सिंपल। तो डेल्टा एल अपॉन एल यानी चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो ये एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल हो गया, राइट। सो एफ जो है दैट इज गिवन बाय दिस फोर्स ओनली, राइट, विच इज 50 न्यूटन हियर, राइट। So here we have 50 Newton of force which is acting, right, and length of this is 1 meter, so I'm going to multiply it by 1. And area, that's a very good thing here. Area we need to calculate because it is going to be pi r square because diameter is given 2 mm, right. So pi is 3.14 into r value is, you need to divide it by 2, right, that is going to be 1 mm, right. So 1 mm means 1 into 10 raised to the power minus 3 because mm is 10 to the power minus 3 and square of it, this is going to be the area, right. So let us put these two values, a and delta L. So a is 3.14 into 1 into 10 raised to the power minus 6 because minus 3 into 2, right. And delta L, that we need to calculate. So I'm bringing this delta L here and y I'm taking it here, right. So this y is 2 into 10 raised to the power 11. So you are having too many things in the denominator. So let us solve these things. So when you will be doing this calculation, right, so 10 raised to the power minus 6 here, 10 raised to the power 11 here, so you will left with only 10 raised to the power 5 here, right. So that will go in up with 10 raised to the power minus 5, okay. So here you have 50 into 10 raised to the power minus 5 divided by, this is 8 2 point and then 6, right. And you can remove this decimal here, right, you will have 2 zeros. So 5000 upon 628, so you will have roughly, you can calculate this thing with the help of calculator, but in the exam the calculators are not allowed, you have to do it by your own, okay. Do it. 5000 upon 628, so that's coming out to be 7.9617 roughly, 10 raised to the power minus 5 meters, okay. So you can write this as 0.0796 into 10 raised to the power minus 3 mm, sorry, meters, because 10 raised to the power minus 3 can come in mm, right. So I'm just rounding it off, right. So it is going to be 0.08 mm, okay. So the option 1 is correct here. This was a very easy question. There was a small calculation, only this part, in this part, rest of the thing was very easy, okay. So thank you so much. For rest of the question, please watch the next part of this video. Thank you.